अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाज ज़ैदी और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले खबर देंगे ISI हेडक्वार्टर में अहम बैठक की। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में अफगान अमन इलाकाई सलामती और मुल्क के दाखिली उमूर पर बातचीत हुई। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एयर चीफ, पाक नेवी के सरबराह और DG ISI ने भी शिरकत की। सियासी और अस्करी क़यादत ने खाना भी एक साथ खाया। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म का वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर इत्तलात के हमरा दौरा ISI हेडक्वार्टर्स। एलामिये के मुताबिक इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम बैठक, सिपा सालार, एयर चीफ, अमीरुल बहर और DG ISI की भी शिरकत। खित्ते की सलामती और दाखिली सूरत हाल पर मुशावरत की गई। फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करके आने वाले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ख़ारजा उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। इजलास में अफ़गान अमन अमल और मुल्की सलामती उमूर पर भी तफसीली बात की गई। वज़ीर आज़म ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशा वाराना सलाहियतें लायक़े तहसीन करार दी। इजलास के बाद वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर ने एक साथ खाना खाया। आलमी और इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में वज़ीर आज़म की ISI हेडक्वार्टर्स यात्रा को इंतहाई अहम भी करार दिया जा रहा है। चौधरी निसार अली खान हलफ उठाने के लिए पंजाब असम्बली पहुंचे, मगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मौजूद न होने पर हलफ उठाए बगैर ही वापस जाना पड़ा। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा, मनफी हथकंडों के खिलाफ अदालत से रुजू करूंगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास नकवी। चौधरी निसार की पंजाब असेंबली में एंट्री, मगर हलफ उठाने की हसरत दिल में ही रह गई। 1.5 घंटा इंतजार के बाद मायूस लौटना पड़ा। चौधरी निसार 3.25 साल बाद पहुंचे तो उन्हें गुलदस्ता पेश करके इस्तकबाल किया गया। सेक्रेटरी असेंबली के कमरे में बिठाया गया। कुछ देर बाद हुक्काम ने उन्हें बताया कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मौजूद न होने के बायस आप हल्फ नहीं उठा सकते। ये एक ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश में है जिसमें एक डिस्क्वालिफिकेशन का इजाफा किया जाए, इसलिए मैंने हल्फ लेने का फैसला किया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बगैर हल्फ नहीं लिया जा सकता। ये मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है। चौधरी निसार का कहना था कि वो पीछे हटने वाले नहीं, हल्फ बर्दारी के लिए तमाम कानूनी ज़राए इस्तेमाल करेंगे। पहले भी कानूनी हमने राय ली है और मजीद लेंगे, और ऐन मुमकिन है कि कल या परसों हम अदालत में चले जाएं। पंजाब असेंबली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की अदम मौजूदगी में कायम मुकाम गवर्नर की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी राजनपुर में मसरूफियात के बायस असेंबली नहीं आए। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने वज़ीर आज़म को ठंडा खाने का मशवरा दे दिया है। कहा, कौम को तकसीम करने की नहीं, मुत्तहिद करने की ज़रूरत है, किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं। आपका कायद कौन है, नवाज शरीफ या मरियम नवाज? सवाल पर बोले। 2 दिन बाद फिर लाहौर आने का इरादा है, खुल कर बहुत से सवालात का जवाब दूंगा। मैं किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं हूँ। बिल्कुल आपको यकीनदानी होनी चाहिए। आज इस मुल्क को इंतहाई जरूरत है इफ़हाम व तफ़हीम की, कौम को मुत्तहिद करने की, तकसीम करने की। इमरान खान के और बहुत सारे दोस्त हैं इस वक्त, उनको मशवरे की जरूरत नहीं है, मगर मैं फिर भी ये कहूँगा इमरान खान को कि ठंडा करके खाएं। हुक्मरान को सब सियासी नुक्ता नज़र को इकट्ठा लेके चलना होता है। लाहौर में बैठकर ये फैसले न करें, मेरे हल्के में जाएं कि मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ या नहीं। सियासी मामलात पे मैं भी ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहता। कोई ना कोई लाइन निकल आती है। आपके कायद कौन है? नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है? आप क्यों बज़िद हैं कोई ना कोई मेरा कायद बनाने में? 2 दिन के बाद मेरा फिर लाहौर आने का इरादा है। खुल के इंशाल्लाह बात होगी, फिर मैं बहुत से सवालों का खुलकर जवाब दे सकूँगा। मैं भी वापस इस्लामाबाद जा रहा हूँ। कोरोना के जानलेवा हमले जारी हैं। ऐसे में सिंध हुकूमत का शहरियों की नकलो हरकत महदूद करने का फैसला। कल रात 8 बजे के बाद गैर जरूरी घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। गैर जरूरी बाहर निकलने वाले अफराद के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। NCOC ने एक फैसला किया। NCOC ने फैसला किया पता नहीं मंडे से फलानी चीज़ें खुल जाएंगी और फिर 1 जून से और चीज़ें खुल जाएंगी। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें कोई रिलैक्सेशन की गुंजाइश नहीं है। मैं कहता अच्छा, मैंने बताया कि बाकी दुकानें 6 बजे शाम को बंद हो जाएंगी, मॉल्स भी 6 बजे शाम को बंद होंगे, मॉल्स के अंदर जो फार्मेसीज हैं वो बंद हो जाएंगी। हर किस्म के टूरिस्ट स्पॉट ये बंद हैं अगले 2 हफ्ते तक। स्कूल्स और कॉलेजेस, सईद गनी साहब बैठे हैं, बिल्कुल बंद है। और हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं करें कि 5% से कम हो तो खुला रख दें, इसलिए कि ये बड़ा एक आज 5% है, कल 6 हो सकता है वो।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی ہدایات کے برخلاف سندھ سرکار کا بڑا فیصلہ، رات 8 بجے کے بعد شہریوں کے گھر سے غیر ضروری نکلنے پر پابندی لگا دی، یعنی کہ صوبے میں کرفیو جیسی صورتحال ہوگی۔ اطلاق 25 مئی کی رات سے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی ٹاسک فورس کے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سخت پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ آئی جی پولیس کو شہریوں کو غیر ضروری طور پر گاڑیوں میں گھومنے سے بھی روکنے کی ہدایت کی گئی۔ اجلاس میں مغرب کے بعد پارکوں کی لائٹ بھی بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لوگ نکلیں گے دوپہر کے بعد، اب وہ اس ٹائم پہ جب لاک ڈاؤن لگ جائے گا تو کوئی فائدہ نہیں۔ دن بھر نکل سکتے ہیں، 8 بجے کے بعد نہیں نکل سکتے، یہ کیا وجہ ہے؟ خالی کرونا 8 بجے کے بعد ہے، 8 سے پہلے نہیں آتا ہے بھائی۔ میں 2 دن تو ویسے ہی لاک ڈاؤن ہوتا ہے، شام میں اگر ہو جائے گا تو پھر بندہ کیا کرے؟ صحیح ہے پابندی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ ٹائمنگ بہت اچھی ہے۔ صوبائی ٹاسک فورس کے فیصلے کے مطابق شہریوں کو صرف اسپتال یا ضروری کام کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ کمشنر کراچی کو شہر میں SOPs پر عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ اگر ان اوقات کی خلاف ورزی ہوئی تو وہ خود کارروائی کریں گے۔ سندھ حکومت ایک جانب جہاں کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے نام پر سخت اقدامات کر رہی ہے، وہیں دوسری جانب جلسے جلوسوں اور ریلیوں سے بھی منہ موڑے نظر آتی ہے۔ سندھ سرکار نے رات 8 بجے کے بعد شہریوں کے غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے پر پابندی تو لگا دی، لیکن گزشتہ روز جلسے اور ریلی کے لیے کوئی SOP جاری نہیں کیے گئے۔ انہی حالات میں NA 249 کے انتخابات اور اس سے پہلے بھی شہر میں جلسے ہوئے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ شہری پوچھتے ہیں سندھ حکومت بتائے کہ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے آخر اس نے کیا ہی کیا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں حکومت کو مجبوراً سخت فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں، شٹر گرانا نہیں چاہتے مگر میتیں اٹھانا بھی نہیں چاہتے، کاروبار مکمل بند کرنا نہیں چاہتے مگر عوام کی جان سے زیادہ اہم کچھ نہیں۔ اب ایک بار پھر حکومت کو وہ مشکل فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی کرفیو لگایا جائے، ہم نہیں چاہتے کہ چیزوں کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے۔ میرے بھائی، حکومت کو کوئی شوق نہیں ہے آپ کے شٹر گرانے کا، لیکن حکومت کو کوئی شوق نہیں ہے لوگوں کی میتیں اٹھانے کا۔ انسانی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور اس لیے سندھ حکومت نے یہ سخت فیصلے کیے۔ دکھ ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، شٹر بند کر کے اپنا بزنس چلا رہے ہیں۔ ہمارا اختلاف ان ایکٹیویٹی سے نہیں ہے، ہمارا اختلاف ہجوم سے ہے، ہمارا اختلاف لوگوں کے غیر ضروری اپنے گھر سے نکلنے پر ہے۔ اگر حکومت نے کہا ہے کہ 6 بجے چیزیں بند ہو جائیں گی تو آپ حکومت کا ساتھ دیں، ورنہ خام خواہ میں حکومت کو پھر اور سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ کراچی کے ضلع وسطی کے 4 ٹاؤنز میں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ گلبرگ، نارتھ ناظم آباد، لیاقت آباد اور نارتھ کراچی کے علاقے شامل ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں 6 جون تک اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ ہوگا۔ کراچی کے ضلع وسطی کے 4 ٹاؤنز میں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں گلبرگ، نارتھ ناظم آباد، لیاقت آباد اور نارتھ کراچی شامل ہیں اور ان کے متاثرہ علاقوں میں 6 جون تک اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ بھی ہوگا۔ وفاقی حکومت نے SOPs کے تحت تمام جماعتوں کے امتحانات ہر صورت منعقد کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم اجلاس میں سب سے پہلے 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ اہم خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ بغیر امتحان طلبہ اگلی کلاس میں نہیں بیٹھیں گے، ایسا کہنا ہے وزارت تعلیم کا، جبکہ مزید جو کہنا سامنے آیا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات ہوں گے۔ امتحانات جون کے تیسرے ہفتے میں لیے جائیں گے۔ نتائج میں تاخیر کی صورت میں پروویژنل سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر داخلے ہوں گے۔ یہ اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے SOPs کے تحت تمام جماعتوں کے امتحانات ہر صورت منعقد کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ بس بہت ہو گیا، شفقت انکل اب اسکول کھول دیں۔ کورونا کے باعث گھروں تک محدود بچوں کا بڑا مطالبہ سامنے آ گیا۔ اسلام آباد سے فرا ربانی کی رپورٹ۔ کورونا عہد کے چھٹیوں سے اکتا گئے، گھر میں رہ کر آن لائن پڑھائی بھی زیادہ نہ بھائی۔ وہ طلباء جو پہلے چھٹی منانے کے بہانے ڈھونڈتے تھے اب کہتے ہیں کب اسکول کھلے اور وہ دوستوں سے ملیں۔ آن لائن کلاس لینا تھوڑا مشکل ہے، صبح صبح اٹھا نہیں جاتا اور کبھی کبھار پیکج نہیں ہوتا، کبھی میم کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اسکول تو کھلنے چاہیے، ہم اسکول کی شکل ہی بھول گئے ہیں۔ وزیر تعلیم سے اسکول کھلنے پر کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کا پکا وعدہ بھی کر لیا۔ شفقت انکل پلیز آپ اسکول کھول دیں، ہم آپ سے پرومس کرتے ہیں کہ ہم کورونا کے SOPs فالو کریں گے۔ ملک بھر میں تعلیمی ادارے 7 جون تک مکمل کھلنے کی امید، تب تک انتظار ضروری ہے۔
कौन कहता है तुलबा का छुट्टियों से दिल नहीं भरता। ऑनलाइन क्लासेस और घर में बोरियत के मारे बच्चे कहते हैं शफकत अंकल खुदारा अब तो स्कूल खोल दें, कोरोना से एहतियात हम खुद कर लेंगे। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ फरह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। कराची में FIA ने कार्रवाई करते हुए मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस PIA के साबिक डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल के मुताबिक मुलजिम ने गैर मुल्की कंपनीज के साथ गैर कानूनी मुआहदे करके कौमी खजाने को 1.25 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, गिरफ्तारी से मुताल्लिक तफसील से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये कॉर्पोरेट क्राइम सर्किल की जानिब से कार्रवाई की गई है जिसमें मुलजिम मकसूद अहमद हैं जो कि साबिक डायरेक्टर इंजीनियरिंग थे PIA के, उनको गिरफ्तार किया गया है। इन पर ये इल्जाम आयद किया गया है कि इन्होंने कौमी एयरलाइन की बिजनेस क्लास के मैयार को बेहतर बनाने के लिए गैर मुल्की कंपनियों के साथ गैर कानूनी मुआहदे किए और इस ज़मीन में इन्होंने PIA के कौमी खजाने को तकरीबन 1.25 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है, जिस पर इनको जो है वो FIA की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। एक मेगा करप्शन का स्कैंडल था जिसमें इन्होंने 1.25 अरब रुपए का नुकसान जो है वो कौमी खजाने को पहुंचाया था और ये गैर कानूनी मुआहदे इन्होंने बिजनेस क्लास को बेहतर बनाने के लिए गैर मुल्की कंपनीज के साथ किए थे, जिसमें 1.25 अरब रुपए की करप्शन इन्होंने की थी। अब मुलजिम मकसूद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे मजीद तहकीकात की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को पार्टी के लिए मुश्किल करार दे दिया। कोर कमेटी के इजलास में शुरका का कहना था कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत के सरकारी ज़राए का इस्तेमाल चैलेंज बन जाएगा। हालिया ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त का भी असर पड़ सकता है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नईम अशरफ भट्ट। आज़ाद कश्मीर के आइंदा इंतखाबात पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में अहम मुशावरत। वज़ीर आज़म ने पार्टी को खबरदार कर दिया, कहा इलेक्शन आसान नहीं, मेहनत करना होगी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में अरकान ने कहा कि हालिया ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी के उम्मीदवारों की शिकस्त का आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर असर पड़ेगा। इसके साथ साथ वहाँ बरसरे इक़्तिदार नून लीग की हुकूमत सरकारी ज़राए को इलेक्शन मुहिम के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और कानून के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात निगरान सेटअप की बजाय मौजूदा हुकूमत ही कराती है। शुरका के दलाइल सुनने के बाद वजीर आज़म इमरान खान ने भी यही कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुश्किल होंगे, इसलिए इस पर खास तवज्जो देने की जरूरत है। नईम अशरफ, समा, लाहौर। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ PDM की मुकम्मल बहाली के लिए मुतहरिक हो गए हैं। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को आज रात खाने पर बुला लिया है। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होने वाले इशाइये में पीपल्स पार्टी समेत हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को मदऊ किया गया है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की नुमाइंदगी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ और शहरी रहमान पर मुश्तमिल वफ्द करेगा। फजल रहमान की नुमाइंदगी असद महमूद करेंगे, जबकि ANP के रहनुमा अमीर हैदर खान होती को भी दावत दी गई है। इशाइये में मुल्की सियासी सूरत हाल के अलावा आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए तमाम फरीक़ैन को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना भी एजेंडे का हिस्सा होगा। खवातीन को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हुकूमत का इनकलाबी प्रोग्राम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोबाइल सेविंग वॉलेट्स एहसास बचत बैंक अकाउंट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, जब खवातीन की मदद की जाती है तो गुर्बत तेजी से कम होती है, बचत की हौसला अफजाई होगी, खवातीन कारोबार भी कर सकेंगी। कमजोर तबके को नजरअंदाज करने वाला मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चीन ने यही पॉलिसी अपनाई, हमारा मॉडल भी वही है। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। दुनिया के अंदर एहसास प्रोग्राम चौथा सबसे कामयाब प्रोग्राम समझा गया। ये कोविड के दौरान जो सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया गया, जो दिया गया मुतासिर तबके को। इस वक्त जिन ममालिक ने जल्दी और सबसे तेजी से और शफाफियत से मुतासिर तबके की मदद की, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक चौथे नंबर पर पाकिस्तान का एहसास प्रोग्राम था। मैं आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। किसी ने ये नहीं कहा आज तक कि किसी को सियासी बुनियाद पे फायदा पहुंचाया हो या नुकसान पहुंचाया हो, उनके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ये जो आज आपने प्रोग्राम लॉन्च किया है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर लेके आए, तो वो फिर उनको कंट्रोल आ जाता है अपनी जिंदगी पे। वो पैसे बचा सकती हैं, वो बिजनेस शुरू कर सकती हैं। जब ख्वातीन की मदद की जाती है, सबसे तेजी से गुर्बत कम होती है। चाइना भी अगर आज एक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई नेशन है, लग रहा है कि सबको पीछे छोड़ जाएगी, तो उसने पॉलिसी बनाई थी गुर्बत कम कर रहे। जब गुर्बत कम हुई, वो कौम भी ऊपर चलेगी। हमारा भी बिल्कुल वही मॉडल है, पूरा जोर लगा रहे हैं कमजोर तबके को ऊपर उठाएं। मोबाइल वॉलेट ख्वातीन के लिए किया है, इसका मकसद ही ये है उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए।
शेवन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है वजीर आजम गलत बयानी से मुआशी तबाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्गियों, अंडों, भैंसों की मार्केट से मुल्की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, इमरान खान ने 90 रोज में मुल्की मईशत ठीक करने का कहा था, आज 1011वां दिन है। मुल्की मईशत कब ठीक होगी? इमरान खान अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं कर सके, मुआफी मांगे। सिंध हुकूमत ने पूरे सूबे को बर्बाद कर दिया, सुबह मिलने तक सिंध हुकूमत से जान नहीं छूटेगी। MQM पाकिस्तान की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान कहते हैं कि बदउनवान जाली डोमिसाइल के जरिए कराची के नौजवानों से नौकरियों का हक छीना जा रहा है। वफाक आर्टिकल 239 में तब्दीली करे। इंतहाई मुतासिब, नस्ल परस्त, बदउनवान, करप्ट सिंध हुकूमत जिसने पूरे सूबे को तबाह और बर्बाद कर दिया है। सिंध हुकूमत से जान जब तक नहीं छूटेगी, जब तक हमको हमारा सूबा नहीं दिया जाएगा। जाली डोमिसाइल के जरिए सिंध के, कराची के नौजवानों की नौकरियों का हक छीना जाता है। ऐसी सूरत हाल में 18वीं तरमीम के जरिए पूरे सूबे सिंध के ऊपर सिंध हुकूमत ने कब्जा किया हुआ है। वफाक से भी ये मुतालबा करते हैं कि आइन के अंदर तब्दीली करें, आर्टिकल 239 के अंदर तब्दीली करें और जो सूबे को इख्तियार दिया हुआ है कि वो सूबे बनाने के अंदर उसके पास जो अथॉरिटी है वो इख्तियार ख़त्म किया जाए और वफाक फैसला करे। जब सूबे अपने सूबे के अंदर डिस्ट्रिक्ट बनाने का इख्तियार रखते हैं तो फिर वफाक को भी ये इख्तियार होना चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर मजीद सूबे बनाए। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में एहसन इकबाल की फिर एहतसाब अदालत में पेशी। मतवाले रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत और नैब पर फिर खूब लफ्जी गोलाबारी की। कहा, नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबा मंजूर शुदा था, लेकिन मौजूदा दौर में करतारपुर में 17 अरब रुपए खिलाफ कवायद लगाए गए। क्या नैब में जुर्रत है कि वजीर आजम के खिलाफ रेफरेंस बनाए? नारोवाल स्पोर्ट सिटी रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल नहीं है। इल्जाम ये है कि नारोवाल के अंदर एक कौमी सतह का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट क्यों बना? क्या नारोवाल हिंदुस्तान में है, इसराइल में है? तमाम अप्रूवल्स कॉम्पिटेंट फोरम्स ने दी हुई हैं, लेकिन नारोवाल के अंदर 17 अरब रुपए कवायद व ज़वाबित की धज्जियां उड़ाते हुए करतारपुर में लगाए गए। क्या नैब में जुर्रत है कि वजीर आजम और वजीर मनसूबा बंदी के खिलाफ रेफरेंस बनाए? इमरान न्याजी साहब ने फरमाया है कि मैं झुकूंगा नहीं, माफियाज के साथ टकरा जाऊंगा चाहे मेरी हुकूमत चली जाए। न्याजी साहब, हुकूमत तो आपकी जाने वाली है, इसलिए नहीं कि आप माफिया से लड़ रहे हैं, इसलिए कि आपको हुकूमत चलाना नहीं आती। 3 सालों में हर शोबे में माफियाज को पाला है जो आपको इलेक्शन में डोनेशन देते हैं। हुकूमत के मुशीर 2 दिन से कह रहे हैं मईशत टेक ऑफ कर गई। अगर महंगाई का टेक ऑफ करना मईशत का टेक ऑफ करना है, फिर तो यकीनन मईशत टेक ऑफ कर गई है। ये मईशत की जो नंबर्स हैं ये भी RTS के नंबर्स हैं। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाने के फैसले पर अमल दरामद की दरखास्त वापस ले ली। अपोजिशन लीडर के वकील का कहना है कि ECL से नाम निकालने की नई दरखास्त में शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने का मामला भी उठाया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद हुसैन। शहबाज शरीफ का नाम ECL में आ चुका है। ब्लैक लिस्ट के मामले पर अब हाई कोर्ट का फैसला काबिल अमल नहीं। लीगी रहनुमा के वकील ने दरखास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। चूंकि उस पिटीशन की पेंडेंसी के दौरान प्रीवियस ऑर्डर के बाद उनका नाम ECL में डाल दिया गया है, तो उसको चैलेंज करना जो है वो साइल का हक है और उसको चैलेंज किए बगैर जो है वो उनका जो बाहर जाने का राइट है वो उनको प्रॉपर्ली इंजॉय नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ के वकील की इस्तदा पर सरकारी वकील ने एतराज किया और बताया कि अदालत आलिया का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। सरकारी वकील ने जवाब देने के लिए मोहलत मांगी, जिस पर लीगी रहनुमा के वकील अमजद परवेज ने कहा कि इस दरखास्त पर इल्तवा न दिया जाए, इससे वो ECL वाला मामला चैलेंज नहीं कर सकेंगे। नई दरखास्त में एयरपोर्ट पर रोके जाने वाला मामला भी उठाया जाएगा। हम अपना जो हक है तौहीन अदालत की पिटीशन फाइल करने का वो महफूज रखते हैं, क्योंकि कोरोना SOPs की वजह
वजह से फाइल नहीं हो सकी थी। दलाइल के बाद जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरखास्त वापस लेने की इजाजत दे दी। शहबाज शरीफ के वकील ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ACL में नाम के खिलाफ क्लाइंट से हिदायत के बाद दरखास्त दायर की जाएगी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। मुनफरिद चाल, दिलकश अंदाज, माजरा जानिए इसी बुलेटिन में। एहतसाब अदालत ने किडनी हिल्स रेफरेंस में सलीम मांडवीवाला समेत दीगर पर फर्द जुर्म 10 जून तक मौखर कर दी है। शरीक मुल्जिम अब्दुल कादिर की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की है। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने नैब पर फिर सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। किडनी हिल्स रेफरेंस की एहतसाब अदालत में समाअत। सलीम मांडवीवाला अदालत में पेश। शरीक मुल्जिम अब्दुल कादिर ने तिब्बी बुनियाद पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। वकील ने बताया 11 मई को उनके मुवक्किल की सर्जरी हुई। डॉक्टर ने उन्हें आराम का मशवरा दिया। मेडिकल रिपोर्ट्स भी अदालत में पेश। अदालत ने सलीम मांडवीवाला के मुबैना फ्रंटमैन अब्दुल कादिर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सलीम मांडवीवाला और दीगर पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 10 जून तक मुअख्खर कर दी गई। सलीम मांडवीवाला और दीगर मुल्ज़मान को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत मिल गई। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने नैब की कारकर्दगी और बरामदगियों पर एक बार फिर सवाल उठा दिया। नैब कहती है कि जी हमने 24 बिलियन रिकवर कर लिया है और मजे की बात यह है ये जो केस चल रहा है कैप्टन एजाज हारून का, उसकी भी रिकवरी उसमें दिखाई हुई है। हम लिखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर को कि ये 24 बिलियन किसने दिए हैं और ये गवर्नमेंट की ट्रेजरी में कब जमा हुए हैं। ये भी हिसाब मांगेंगे कि जब से नैब बनी है आज तक नैब पे खर्चा कितना हुआ है और इन्होंने रिकवरी कितनी की है और किससे की है। जज मोहम्मद बशीर ने आइंदा समाअत पर तमाम मुल्ज़मान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। केस की समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बगैर प्रोटोकॉल DC ऑफिस पेशावर का अचानक दौरा। असला लाइसेंस की जायद फीस वसूल करने वाले अमले को रंगे हाथों पकड़ लिया। लाइसेंस ब्रांच के इंचार्ज समेत सारा अमला मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला महमूद खान ने DC ऑफिस के तमाम मामलात की छानबीन के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाने का भी ऐलान कर दिया। लाइसेंस क्लर्क और दीगर अमला 300 रुपए के बजाय 1000 रुपए वसूल कर रहा था। सिंध में 50% पानी चोरी हो रहा है, पता लगाया जाए ये पानी जा कहाँ रहा है। इरसा ने सिंध हुकूमत को पानी चोरी की तहकीकात के लिए खत लिख दिया है। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान। सिंध में पानी चोरी क्यों हो रहा है? पानी की चोरी और ज़ियाद से सिंध का काश्तकार मुतासिर हो रहा है। सूबे में 50% पानी की चोरी रोकने के लिए इरसा ने सिंध सरकार को खत लिख दिया। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की जानिब से सिंध हुकूमत को लिखे गए खत में बताया गया है कि 14 मई से सक्खर बैराज पर 16,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है, जो कोटी तक पहुँचते पहुँचते 8,000 क्यूसिक रह जाता है। बाकी 8,000 क्यूसिक पानी कहाँ जाता है, तहकीकात कराई जाए। खत में कहा गया है कि सिंध कोटरी की नहरों में पानी की किल्लत का शोर मचा रहा है। सिंध हुकूमत सक्खर से कोटरी बैराज के दरमियान पानी की चोरी रोकने के हवाले से इक़दामात करे। पानी की तकसीम के मामले पर सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने आ गए। इरसा ने मामले पर करारदाद की मुखालफत क्यों की। सुहेल अनवर सियाल ने तहरीक इंसाफ के अली जीत को आड़े हाथों लिया। सिंध के वजीर अब्बासी जज्बाती हो गए और PTI रुकन को धमकियां देते रहे। मानना चाहिए इनको। आज कौमी असेंबली में इन्हीं के MNAs ने चुप करके सुनो, इन्हीं के MNAs ने आज एडमिट किया है कि पानी का जो अकार्ड है उसकी हम चोरी कर रहे हैं। एक ही शर्म आनी चाहिए तुमको। पानी के हक पे डाका डालते हो और बात करते हो, शर्म आनी चाहिए। बकवास करते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि पानी का हक, सिंध के हक का पानी चोरी करते हैं और कहते हैं इनके अटॉर्नी जनरल जो है पानी तस्लीम किया है, इनका जो पानी चोरी करेगा उसके घरों में हम घुसेंगे। सिंध के पानी का हक खाएगा इनके घरों में घुसेंगे। सिंध का जो हक खाएगा उसके घरों में घुसेंगे। दरवाजे पे निकाल के तुम्हें मारेंगे। पानी की बात करते हो, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। आज बकवास करते हो, झूठा पानी, सिंध के पानी का हक खाते हो और बकवास करते हो। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ के लिए तो बच्चे ही रहते हैं। 70 साल की उम्र में घरों में काम काज करने वाली माँ अपनी बेवा बेटी की बीमारी के आगे हार गई है। बीना को मुंह का कैंसर है और इलाज बहुत महंगा है। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। बेटा इनका नाम बीना नाज है, तो ये इसकी शादी को 15-16 साल हो गए। इसके शौहर का इंतकाल हो गया तो बेटा मैं वहाँ से इनको यहाँ ले आई। इनके बाद जिंदा थे उस वक्त। बेटा इनका 3 साल का था। अब ये मेरे साथ है, मेरा तो कोई
लोग यहाँ काम करती हूँ बेटा, बर्तन झाड़ू वगैरह जो भी हो सकता। इनको मुँह में कैंसर है तो उसी का इलाज है बेटा। अब ये इतनी महंगी दवाई है बेटा कि मैं नहीं बर्दाश्त कर। उनको अभी 9 महीने 10 महीने हुए कि इनका जख्म हो गया था हल्का सा, लेकिन उससे बढ़ते बढ़ते कहीं इलाज नहीं किया सही से। फिर दीना लेके गए तो दीना वाले खाली शुआएँ लगा रहे थे, वो तवज्जो नहीं थी। तो सबने कहा कि वो अस्पताल अच्छा है, बैतुल सकून, वहाँ लेके जाओ। अब ये क्या नाम है उसका, इतनी महंगी गोली है और कहने लगे हम शुआएँ नहीं लगाते, लेकिन ये मेडिसिन से सही हो जाए। 800 रुपये रोज़ की आती है, समझ लो। मैं कहाँ से करूँगी बेटा, मैं तो इसका थोड़ी कमा सकती हूँ। मुश्किल से कोई 500-600 रुपये महीना दे देता है काम के। बहुत तकलीफ है बेटा, इसकी तकलीफ देख के मुझे नहीं देखा जाता। अब तो सब फिर अभी रहा है मुझसे, बहुत कमजोर हो गई मैं। एक दूध का डब्बा लिख के दिया, वो भी 1600 रुपये का आता, 15-16 हम नहीं मंगा सकते। अब कहाँ से करें, कोई हमारी मदद कर दे। मुल्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मतलूबा कोरोना वैक्सीनेशन ना मिलने पर महकमा सेहत ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया, शदीद नारेबाजी की। मजीद जानते हैं राशिद हमीद की इस रिपोर्ट में। कोरोना वैक्सीन की किल्लत, ओवरसीज पाकिस्तानियों का पारा हाई हो गया। महकमा हेल्थ के दफ्तर के बाहर रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन कहते हैं कि हुकूमत की सुस्त रवि से हमारे रोजगार दांव पर लग चुके हैं। जहाँ पे भी जाते हैं वो कहते हैं वैक्सीन नहीं है, ओवरसीज के लिए अलहदा वैक्सीन है, वो हमें नहीं मिल रही। जहाँ पे जिस निस्तर जाते हैं, सुभाष शरीफ अस्पताल गए हैं, वहाँ पे भी नहीं मिल रही। इस वजह से बहुत परेशान है। कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा, वो कह रहे हैं जी आपका डाटा अपडेट नहीं है, और जो वैक्सीन सऊदी अरेबिया ने मंजूर किया वो हमें लाग ही नहीं रही। दूसरी जानिब मुल्तान के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बैरून मुल्क जाने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मतलूबा वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर महकमा सेहत के अफसरान भी बेबस दिखाई देते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे पास साइनोफार्म अवेलेबल नहीं है एज अ फर्स्ट डोज, ठीक है, और जो एस्ट्राजेनेका है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी विद इन 2 to 3 डेज, लेकिन हम वो 40+ लोगों को लिए अलाउड है और उनको ही हम लगा रहे हैं। सऊदिया, दुबई और ऑस्ट्रेलिया जाने वाले 400 से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों पर बेरोजगारी की तलवार लटक रही है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि फिल-4 वैक्सीनेशन का अमल बहाल किया जाए। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। कराची में लांडी का जमाल फुटबॉल ग्राउंड ज़बूहाली का शिकार है। हर जगह गंदगी के अंबार हैं, दीवारें टूटी हुई हैं। जमाल फुटबॉल क्लब के कोच राशिद मिन्हास ने बताया है कि 1985 में दीवार तामीर हुई थी, उसके बाद 3 बल्दियाती हुकूमतें आईं, किसी ने ग्राउंड की हालत पर कोई तवज्जो न दी। राशिद मिन्हास, यंग जमाल फुटबॉल क्लब का कोच, स्टेडियम यंग जमाल स्टेडियम से बात कर रहा हूँ। ये ग्राउंड आप देख रहे हैं, ये दीवारें किस तरह टूटी हुई हैं। 3 हमारे बल्दियाती हुकूमतें गए मगर ये इस ग्राउंड पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। बच्चे, इनका मुस्तकबिल यहीं पे, जो सामने हमारा फैक्ट्री है, इनके मालिक से भी हम गुजारिश करते हैं केमिकल के पानी, ये गंद वगैरह ना फेंके, क्योंकि इससे बहुत बच्चे हमारे बीमार हो चुके हैं। हमारे बच्चों की तादाद तकरीबन 50 से 60 थी, आज आप देख रहे हैं बच्चे हमारे 20-25 बकाया रह गए हैं। हमें किस बात की सज़ा मिल रही है? 1985 में ये दीवार नसीर कबाड़िया बल्दियाती उम्मीदवार थे, जो काउंसलर थे, उन्होंने ये बनाए। उसके बाद किसी काउंसलर ने, ना चेयरमैन ने, ना नाज़िम ने काम किया। दरखास्तें देख देख के थक चुके हैं, हम कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ, अगर आप हमें बताएँ। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से हम दरख्वास्त करते हैं, जनाब अपने MPA सलीम बलोच से दरख्वास्त करते हैं, प्लीज़ खुदारा इन बच्चों का मुस्तकबिल देख के हमारे फुटबॉल ग्राउंड को बनाएं, ताकि हमारे भी फुटबॉलर, ये बच्चे आगे चल के पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। अहम खबर है कि पाकिस्तान और अमरीका के कौमी सलामती के मुशीरान की मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाक अमरीका अमली ताउन को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। पाकिस्तान और अमरीका के कौमी सलामती के मुशीरों की मुलाकात हुई है। बामी दिलचस्पी, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू हुई है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदा उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा मुलाकात में दीगर किन उमूर पर बातचीत हुई है?
جی بالکل، پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر جو ہیں ڈاکٹر موید، وہ اس وقت امریکہ کے دورے پر تھے، اور جہاں پر دونوں ممالک یعنی پاکستان اور امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیروں کی ملاقات گزشتہ روز جو ہے جنیوا میں ہوئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ دونوں طرف سے باہمی دلچسپی کے متعدد دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر جو ہے وہ انتہائی مثبت گفتگو ہوئی ہے۔ پاک امریکہ دفاعی تعاون، سیکورٹی معاملات جو ہیں اس کو بھی زیر غور لایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ مختلف امور پر عملی تعاون کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ یہ اہم ملاقات تھی جس میں دونوں ممالک کے مشیر جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور علاقائی سلامتی اور جو سیکورٹی صورتحال ہے اس کے اوپر غور و خوض کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ دیگر ایشوز پر بات کرتے ہیں۔ کتوں کو گولیاں مارنا اور زہر دینا مسئلے کا حل نہیں۔ اسلام آباد کے ڈاکٹر غنی اکرام نے ڈاگ شیلٹر ہوم قائم کر دیا جہاں طبی امداد بھی دی جاتی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں شہزاد علی۔ کتوں کو سہلا کر پیار، زخمی یا بیمار ہونے پر علاج، فزیوتھراپی، ویکسینیشن، صفائی کا مناسب انتظام تو آرام کے لیے بستر، چارپائی کا بھی اہتمام۔ اسلام آباد میں یہ ہے جڑواں شہروں کے 100 سے زائد بے گھر مہمانوں کے لیے ڈاگ شیلٹر ہوم۔ ڈاکٹر غنی اکرام کتا مار مہم کو ظالمانہ اقدام قرار دیتے ہیں، تبھی تو سال بھر سے یہ شیلٹر ہوم قائم کر رکھا ہے۔ پنڈی اسلام آباد میں لوگوں کو اب کافی حد تک اس اسٹیبلشمنٹ کا پتہ چل چکا ہوا ہے، تو وہ کال کر کے ہمیں بتا دیتے ہیں، انڈیکیٹ کر دیتے ہیں، اور ہم جا کے ان اینیملز کو پک کر کے لے آتے ہیں۔ منتھلی ایکسپینڈیچر ہے وہ تقریباً 5 سے 6 لاکھ۔ ہمارے پاس کوئی اپنا کوئی فیسلٹی ایز سچ کلینکل نہیں ہے، ہمیں سروسز باہر سے ہائر کرنی پڑتی ہیں۔ ڈاکٹر غنی کہتے ہیں سرکار صرف رویہ اور پالیسی بدلے، دستیاب وسائل میں سارے مسائل حل ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ جو پیسے ہم نے ان کو زہر دینے میں یا ان کو گولیاں مارنے میں لگانے ہیں، وہ پیسے اگر ہم ان کی نیوٹر اور اسپریئنگ کیمپین کے اوپر لگا دیں تو آئی تھنک اس سے ہمیں بہت جلدی اور بہت بہتر رزلٹ مل جائے گا۔ جہاں ان مہمانوں کی صبح ڈاگ فوڈ تو شام میں چکن چاول سے تواضع کی جاتی ہے۔ آوارہ یا زخمی کتوں کو مار کر بے رحمی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے تھوڑے سے خرچے میں ڈاگ شیلٹرز بنائے جائیں تاکہ ان کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ کیمرہ مین ایاز عباسی کے ساتھ شہزاد علی، سما، اسلام آباد۔ گجرانوالہ کے نوجوان کو پہلی ہی نظر میں رنگ برنگے موروں سے ایسی محبت ہوئی کہ شوقیہ طور پر ایک جوڑا پالنے والے راجہ ناصر نے دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں موروں پر مشتمل فارم ہاؤس بنا لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محسن خالد۔ منفرد چال، دلکش انداز، مور حسن کی اچھوتی تصویر، جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے۔ موروں کی ان اداؤں نے نوشہرہ ورکا کے رہائشی راجہ ناصر کو اپنے شہر میں ایسا جکڑا کہ وہ آج تک اس سے نہ نکل سکے۔ 2003 اور 2004 سے میں نے بلکہ لاہور چڑیا گھر کا وزٹ کیا، تو وہاں پہ جب مور وغیرہ دیکھے تو اس سے شوق بڑھا، تو اس شوق کو ہم نے بڑھاتے ہوئے اب ماشاءاللہ بزنس جو ہے اس میں کنورٹ کیا ہے۔ شوقیہ طور پر مور پالنے والا راجہ ناصر اب موروں کے فارم ہاؤس کا مالک اور بیوپاری ہے۔ شہری یہاں آ کر بلیک شولڈر، پائڈ، سفید موتی، پرل نیک اور جاوا نسل کے موروں کی نہ صرف ادائیں دیکھتے ہیں بلکہ بچوں کے اصرار پر خریداری بھی کرتے ہیں۔ یہ قدرت کا شکار ہے اور مور دیکھ کے بہت دل خوش ہو رہا ہے، اور جب یہ اپنے پر کو پھڑ پھڑاتا ہے، بڑے کرتا ہے تو بہت پیارا لگتا ہے۔ میں یہاں پہ موروں کے ساتھ کھیلنے آئی ہوں، مجھے بلو کلر، وائٹ کلر کے مور پسند ہے۔ بیماریوں سے بچانے کے لیے ان کی باقاعدہ ویکسینیشن بھی کی جاتی ہے۔ رنگ برنگے مور فطرتی حسن سے مالا مال ہونے کی وجہ سے بچوں اور بڑوں کی توجہ کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ منافع بخش کاروبار کا بہترین ذریعہ بھی ہیں۔ کیمرہ مین شبیر حسین کے ساتھ محسن خالد، سما، گجرانوالہ۔ کرونا پابندیاں ختم ہوتے ہی سیاحتی سرگرمیاں بحال ہونے لگی۔ سیاحوں نے گلیات کا رخ کر لیا۔ اسکردو، کاغان اور ناران کی رونقیں بھی لوٹ آئی۔ لاک ڈاؤن ختم، سیاحت شروع۔ گلیات میں سیاحوں کے ڈیرے، حسین موسم کے خوب لطف لیے۔ کسی نے نشانہ بازی کی تو کوئی چہل قدمی کرتا نظر آیا۔ بچے بھی انجوائے کرتے رہے۔ یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے، مونکیز بھی بہت زیادہ دیکھتی ہیں، ہارسز بھی ہیں یہاں پہ، بہت مزہ آ رہا ہے، ویو بھی بہت اچھا ہے جگہ کا۔ موسم بہت اچھا ہے، ہم گھوڑا سواری کر رہے ہیں، نشانے بازی بہت اچھی ہیں، مگر پارک بند ہے، مگر ہم آج پائپ لائن جائیں گے۔ سیلفیاں لیں، یادگار لمحات کو کیمرے سے محفوظ کیا۔ ویدر بہت زبردست ہے اور بہت بچوں نے انجوائے کیا ہے۔ SOPs کا دھیان ضرور رکھنا ہے، اپنے ماسک وغیرہ ہر چیز کا احتیاط کرنی ہے، اور پانی وغیرہ ہر چیز کا احتیاط کر کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اسکردو میں بھی سیاحوں کی آمد شروع ہو گئی۔ ہیڈ لائنز ہوں گی بریک کے بعد، دیکھتے رہیے سما۔